नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सोरासिस के ऊपर है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि सोरासिस क्या होता है, सोरासिस कितने प्रकार का होता है, सोरासिस होने के क्या कारण होते हैं और इस बीमारी में लक्षण क्या मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस समस्या में किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या खाएं और क्या ना खाएं, और इसके साथ में आप लोग जानेंगे कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि सोरासिस की समस्या में कॉमनली यूज की जाती है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सोरासिस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सोरासिस क्या होता है। दोस्तों, सोरासिस एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें क्रोनिक का मतलब जो बीमारी लंबे समय से शरीर में चली आ रही है, और ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम हमारी हेल्दी टिश्यू पे जाके अटैक करना शुरू कर दे। यानी इस बीमारी में बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम खुद के हेल्दी स्किन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और इसके कारण स्किन के सेल्स की लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मली हमारी स्किन सेल्स के बनने से लेकर ऊपर स्किन की लेयर तक पहुंचने में 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन सोरासिस के केस में ये टाइम बहुत कम हो जाता है और कुछ दिन में ही स्किन सेल्स बनकर ऊपर लेयर तक पहुंचने लगते हैं, और इसके कारण स्किन की ऊपर की लेयर मोटी होने लगती है और स्किन में लाल कलर के चकत्ते पड़ने लगते हैं। उसके साथ में सिल्वर कलर की पपड़ी बनने लगती है, ड्राइनेस और खुजली होने लगती है। दोस्तों, सोरासिस किसी भी एज में हो सकता है, यानी कि छोटे बच्चों में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है और ओल्ड एज में भी हो सकता है। इसके साथ में ये महिलाओं पुरुषों दोनों में हो सकता है। सोरासिस स्किन के साथ साथ नाखूनों और जॉइंट को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अगर सोरासिस नाखून के पास वाली स्किन में हुई है तो उसके कारण नाखून भी डैमेज होना शुरू हो सकते हैं। अगर सोरासिस जॉइंट वाली स्किन में हुई है तो कई बार वहाँ के जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पे आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। दोस्तों, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सोरासिस नॉन कंटाजियस होती है, यानी कि ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं होती है। ना ये हाथ मिलाने से फैलती है और ना ही गले लगने से और ना ही एक साथ उठने बैठने से फैलती है। अगर आपके परिवार में या घर के आसपास किसी को भी ये समस्या है तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है और ऑटो इम्यून डिजीज छूने से नहीं फैलती है। दोस्तों, आप शॉर्ट में जान लेते हैं कि सोरासिस कितने तरीके की होती है। अगर इसके मेन टाइप की बात करें तो पहला है प्लेक सोरासिस। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। 10 में से लगभग 7 से 8% इसी सोरासिस के होते हैं। प्लेक सोरासिस में स्किन के ऊपर सिल्वर या चांदी कलर की लेयर बन जाती है और लाल रंग के धब्बे बनने लगते हैं और उसमें जलन होती है। ये शरीर पे कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर केस में घुटने, कोहनी, पीठ और सर में देखने को मिलती है। अगला टाइप होता है एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस। ये बहुत सीवियर टाइप होता है। इसमें शरीर की अधिकतर स्किन में सोरासिस डेवलप हो जाती है। लगभग शरीर में 70 से 80% भाग में ये समस्या डेवलप हो जाती है। इसके कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि इन चकत्तों में जलन होती है। एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस के केस में खुजली होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होना जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला टाइप है गटेड सोरासिस। ये सोरासिस नॉर्मली बच्चों में यंग एज में देखने को मिलती है। इसमें स्किन के ऊपर छोटे छोटे गुलाबी दाने दिखाई देते हैं। इस तरीके की सोरासिस नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जैसे कि स्टेप थ्रोट इन्फेक्शन के कारण होती है। अगला टाइप है सोरियाटिक आर्थराइटिस। इस तरीके की सोरासिस में जोड़ों में सूजन, हार्डनेस और दर्द होना शुरू हो जाता है। अगला टाइप है इन्वर्स सोरासिस। इस तरीके की सोरासिस जिस जगह ज़्यादा पसीना आता हो या रुकता हो, जैसे कि बगल में, ब्रेस्ट के नीचे, कमर में और थाइज में देखने को मिलती है, और इस जगह पे ज़्यादा पसीना आने से या ज़्यादा रगड़ लगने के कारण ये समस्या ज़्यादा भी बढ़ सकती है। सोरासिस का अगला टाइप होता है पर्चुला सोरासिस। इस तरीके की सोरासिस में हथेलियों, तलवों या फिर कुछ केस में पूरे शरीर में लाल दाने हो जाते हैं और इसमें मवाद बनना शुरू हो जाता है। सोरासिस का अगला टाइप होता है नेल सोरासिस। इसमें नाखून के ऊपर गड्ढे हो जाते हैं और नाखून के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं। इसके साथ में नाखून डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कॉमन टाइप होते हैं सोरासिस के। सोरासिस वैसे तो स्किन पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके मेन एरिया की बात करें तो सिर पे, कोहनी और घुटनों पे, पीठ पे और या पीठ के निचले हिस्से पे, इसके साथ में नाखूनों, हथेली और पैरों पे कहीं पे भी हो सकती है। अधिकतर केस में सोरासिस किसी एक एरिया को कवर कर सकती है, लेकिन कई बार इसके कारण शरीर के एक बड़े भाग पे भी सोरासिस की समस्या देखने को मिलती है।
दोस्तों अब बात करते हैं सोरायसिस होने के कारणों और रिस्क फैक्टर्स की। वैसे तो सोरायसिस के लिए कई तरीके के रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगर्स होते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर और ट्रिगर्स की बात करें तो पहला है स्ट्रेस या तनाव। जिन लोगों को सोरायसिस की समस्या है उन लोगों में स्ट्रेस एक ट्रिगर का काम करता है। ज़्यादा मानसिक तनाव रहने से ये समस्या बढ़ सकती है। अगले रिस्क फैक्टर की बात करें तो वह है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों की फैमिली में किसी को भी सोरायसिस की समस्या रह चुकी है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन में समस्या देखने को मिले। अगर मौसम की बात करें तो ठंड का मौसम या जो लोग कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं तो उसके कारण सोरायसिस की समस्या बढ़ सकती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं तो इसकी वजह से सोरायसिस ट्रिगर होती है और उनकी ये समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों ओबेसिटी या मोटापा भी एक मेन रोल प्ले करता है सोरायसिस की समस्या को बढ़ाने के लिए। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है या फिर जो लोग मोटे हैं उनमें सोरायसिस बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर अगले रिस्क फैक्टर की बात करें तो जिन लोगों को सोरायसिस की समस्या रहती है तो उनमें अधिकांश लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, यानी कि विटामिन डी की कमी भी एक मेन रोल प्ले करती है सोरायसिस के लिए। जो लोग स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं तो यह भी ट्रिगर का काम करता है इस समस्या के लिए। जिन लोगों को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहते हैं, खासकर स्टेप्टोस के केस में भी ये समस्या बढ़ जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या रहती है तो डायबिटीज़ के कारण पेशेंट की सोरायसिस की समस्या बढ़ जाती है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंटी मलेरिया ड्रग्स सोरायसिस की समस्या को बढ़ा सकती है। कुछ मामलों में स्किन इंजरी के कारण भी सोरायसिस की समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको सोरायसिस की समस्या है तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह के कारण आपकी समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आप लोग अपने रिस्क फैक्टर्स और ट्रिगर्स को पहचान लेंगे तो आपके डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। दोस्तों आइए आप सोरायसिस में मिलने वाले लक्षणों को जान लेते हैं। सबसे मेन लक्षण की बात करें तो स्किन के ऊपर रेड या पिंक कलर के चकत्ते बनने लगते हैं, जिनके ऊपर सिल्वर या व्हाइट कलर की मोटी पपड़ी बनने लगती है। ये पैचेस छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। स्किन के ऊपर सिल्वर या व्हाइट कलर की पपड़ी दिखने में डैंड्रफ की तरह दिखती है और उसमें छोटे छोटे स्कार्स भी गिरते हैं। सोरायसिस जिस जगह होती है उस जगह स्किन ड्राई हो जाती है और खुजलाने पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्किन ड्राई होने के कारण वहाँ पे कट्स बनने लगते हैं और ये कट्स टच करने या खुजलाने पे ब्लीड कर सकते हैं। सोरायसिस की समस्या में खुजली होना कॉमन होता है और उस जगह पे जलन भी होती है। कई बार सोरायसिस के कारण शरीर के जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके कारण जॉइंट में दर्द और अकड़न होना शुरू हो जाती है और आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, जो कि सोरियाटिक आर्थराइटिस कहलाती है। दोस्तों कई बार सोरायसिस वाली जगह की स्किन चमकदार हो जाती है और उसमें खुजली होना शुरू हो सकती है। ये कुछ मेन लक्षण होते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि आपके इरप्शन सोरायसिस के हैं या नहीं। दोस्तों सोरायसिस की समस्या में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना और खाने पीने में परहेज करना जरूरी होता है, नहीं तो ये समस्या और भी बढ़ सकती है। जैसे कि ज़्यादा स्पाइसी तेल मसाले वाला ना खाएं, नहीं तो ये समस्या और बढ़ेगी। सोरायसिस की समस्या कोल्ड क्लाइमेट में जो लोग रहते हैं या विंटर सीजन में बढ़ी जाती है और स्किन ड्राई होने लगती है, तो आप लोग अपनी स्किन में सोरायसिस के पैचेस को मॉइस्चराइज करते रहें। इसके लिए आप लोग कोई भी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोरायसिस के अधिकतर केस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो उसके लिए आप लोग अपने डॉक्टर से मिलकर विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं और इसके साथ साथ मॉर्निंग की सनलाइट में भी बैठ सकते हैं, जो कि आपकी सोरायसिस की स्किन के लिए भी फायदेमंद रहेगी और विटामिन डी की कमी भी पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे कुछ लोगों को सनलाइट में खासकर तेज धूप में सोरायसिस की समस्या बढ़ जाती है, तो इसके लिए आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग की धूप यानी कि हल्की धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि तेज धूप के कारण सोरायसिस की समस्या में एग्रावेशन ना हो। जो लोग मोटे हैं या जिनका वजन ज़्यादा है वो अपना वजन कम करें, क्योंकि ओवरवेट के कारण ये समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के कारण भी सोरायसिस की समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट की दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स और एंटी मलेरिया ड्रग्स। अगर आपकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है और आपको सोरायसिस की समस्या बढ़ रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव है तो कोशिश करें इसको कम करें, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस सोरायसिस की समस्या को बढ़ाता है। मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए आप लोग योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उसको बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सोरायसिस की समस्या को और बढ़ाएंगी। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर डायबिटीज़ ज़्यादा रहेगी तो ये समस्या बढ़ना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा खुजलाने से बचें,
क्योंकि ज़्यादा खुजलाने के कारण ब्लीडिंग हो सकती है और ये रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, सोरासिस का होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। आप अगर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके सिम्टम लेंगे, आपके ट्रिगर फैक्टर्स को पूछेंगे, इसके साथ में आपकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे उससे आपकी सोरासिस की समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथी में सोरासिस को ख़त्म करने के लिए कई मेडिसिन होती है जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर लक्षणों के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सोरासिस के केस में मोस्टली डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पहली मेडिसिन है आर्सेनिक अल्वा 30 पोटेंसी में। जब स्किन ड्राई और रफ हो गई हो, इसके साथ में सोरासिस में खुजली के साथ साथ जलन महसूस हो रही हो, खुजली वाली जगह पे सूजन आ गई हो और जो डिस्चार्ज निकले उसमें से बदबू आए, तो पेशेंट को आर्सेनिक अल्वा 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगली मेडिसिन है सल्फर 30 पोटेंसी में। सल्फर मोस्टली उन पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहती है जो गंदे से रहते हैं, उनको नहाने धोने से एवर्जन रहता है। इसके साथ में उनको सोरासिस की समस्या हो जाए तो वहाँ की स्किन देखने में अनहेल्दी लगे, हल्का सा भी खुजलाने या नहाने धोने से उनकी कंप्लेन बढ़ जाए, तो उन पेशेंट को सल्फर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 2 बार लेनी चाहिए। कुछ दिन ले अगर आराम लगे तो मेडिसिन कंटिन्यू लेते रहें और जब इम्प्रूवमेंट होना लगे कि कम हो गया है या रुक गया है तो मेडिसिन 2-2 बूंदे दिन में 3 बार कर दें। दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम है पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में। जिन लोगों की कंप्लेन विंटर में बढ़ना शुरू हो जाए, इरेक्शन में ड्राइनेस रफनेस के साथ में दरारें पड़ने लगें या फटने लगें और थोड़ा सा खुजलाने से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए और जलन हो, तो इन पेशेंट को पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइड 30 पोटेंसी में। जिन लोगों के इरेक्शन गोल गोल आकार में हो गए हों और ये इरेक्शन बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हों, खासकर पैरों के तलवों, हथेली पे या फिर हाथ पैरों में, इसके साथ में इसमें इतनी ज़्यादा खुजली होती हो कि सहन करना मुश्किल हो, तो इन पेशेंट को हाइड्रोकोटाइड 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में। जिन लोगों के इरप्शन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे स्किन मुड़ती हो, खासकर जॉइंट पे, इसके साथ में इरप्शन वाली जगह पे रफनेस और हार्डनेस रहती हो, जरा सा भी मोड़ने पे इरप्शन से चिपचिपा डिस्चार्ज निकलने लगता हो, और अगर महिलाओं में ये समस्या हो तो उनकी कंप्लेंट मेंसेस के समय और मेंसेस के ठीक बाद बढ़ जाती हो, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती हो, तो इन पेशेंट को ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। ये मेडिसिन 15 से 20 दिन तक लें, अगर आराम लगे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन थी जो कि सोरासिस की समस्या में दी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन है जो कि लक्षणों के आधार पर अलग अलग होती हैं। दोस्तों, अगर आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में सोरासिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट है। आज का टॉपिक सोरासिस पे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।